कॉमन मिस्टेक्स आप क्या देख रहे हो बीइंग अ डॉक्टर की हम लोग सभी लोग कर रहे हैं? ग्लोबली देखें तो हम टॉप 3 में हैं हमारा कंट्री इन केसेस ऑफ ओबेसिटी। यंग एज पे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हाउ मच स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? स्लीप अगर हम देखें तो इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट मेडिसिन एनीवन कैन हैव। प्रोटीन, बच्चा है छोटा, प्रोटीन इज मस्ट फॉर एवरीवन। What is the simple lifestyle changes that could transform public health? एक चीज जो क्विट करें वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग नाउ, ये मतलब किस लिमिट तक ठीक है? अगर स्मोकिंग देखें तो स्मोकिंग इज वन थिंग, अगर आप पूछो लिमिट तो उसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चेंज फ्यू ऑफ योर हैबिट्स एंड यू कैन एक्सपीरियंस अ ब्यूटीफुल लाइफ। Hello and welcome to Live with Monica podcast. So today podcast is all about a basic health. So health is something like we all care about, but you know sometimes what happen is कि हम लोग ना वेट करते हैं कि जब तक हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए डॉक्टर्स के पास जाने के लिए. So in this podcast today we have Dr. Shivani Bansal ma'am with us. So we'll discuss all about the basic health जो हम इग्नोर करते हैं और जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें कब डॉक्टर्स के पास चले जाना चाहिए and all that. So we'll talk about all the problems and preventions. So hello Shivani ma'am, how are you? Hello Monica, I'm doing very good. Thank you so much for coming to the podcast. Thank you for having me here. Yeah. So first of all ma'am, just tell us like being a doctor. So what is this profession teach you about a human being or like about the life as a doctor? So हम यहाँ से start करते हैं. ठीक है. So the profession, if you talk profession, बहुत मतलब मैं तो I तो really like my profession, love my profession, क्योंकि मैंने अपनी बेटी से भी कहा you opted. Okay. And human life के बारे में it's like कि it has, जो मैंने सीखा है इतने दिनों के, इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद, कि our life is so beautiful. और जो हमारी बॉडी है, जिस तरह से कुदरत ने उसे क्रिएट किया है बॉडी को, इतनी ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर करके उसको बहुत फाइन मैकेनिज्म्स के साथ, मतलब शायद ही कोई टेक्निक इतनी फाइन हो जितना कुदरत ने हमें एक ब्यूटीफुल सब कुछ सिस्टम्स दिए हैं, जो कि अगर कोऑर्डिनेशन में रहें, सिंक्रोनी में रहें तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. बट वो हम ही लोग होते हैं जो उसको सिंक्रोनी को, जहाँ उस सिंक्रोनी में डिस्टर्बेंस आता है तो वही हमारी बीमारियों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. वही हमारी जो ईज है वो डिस्टर्ब होने लगती है, तो वही फिर डिजीज बन जाती है. राइट. सो ये जो लैक अगर हम बोलें तो सीधे सीधे लाइक ये हम लोगों की तरफ से ही हो रहा है एज अ डॉक्टर, लाइक इफ यू वांट टू से. मैक्सिमम बीमारियां अगर देखें, मैक्सिमम जो डिजीजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ही प्रॉब्लम्स या हमारे ही जो लाइफ में लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ गए, मैक्सिमम तो उससे ही हैं. बट हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे बस के बियॉन्ड है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स में भी मिलती हैं, बहुत सारी बीमारियां हमें एनवायरनमेंट से भी मिलती हैं, कि इन्फेक्शन हो गया, कुछ एक्सीडेंट्स के फॉर्म में मिलती हैं, तो वो ऑब्वियसली बियॉन्ड हमारे उसके हैं, कि बियॉन्ड हमारे कंट्रोल के हैं जो मिल गई. बट बहुत जहाँ तक हमारा कंट्रोल है, और वो उसमें से मैक्सिमम बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से ही फिर हो रही हैं. ओके. सो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं अगर हम ह्यूमन बीइंग की साइड से बात करते हैं, कि ऐसी क्या लाइफस्टाइल और नॉर्मली हमारी डाइट हैबिट्स की बात कर लें या फिर हेल्थ की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स आप क्या देख रहे हो बीइंग अ डॉक्टर की हम लोग सभी लोग कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉमन है? हाँ जी. सबसे ज़्यादा कॉमन तो हमारा डाइट ही है, एंड डाइट का मेजर रोल है हमारी हेल्थ को गवर्न करने के लिए. तो डाइटरी पैटर्न, डाइटरी हैबिट ज़्यादातर लोगों के गड़बड़ हो गए. चाहे शहरों की बात करें, गांव की बात करें, रिच पुअर, एवरी मैन वीमेन, किसी भी क्लास का इंसान देख लें, डाइटरी पैटर्न्स बहुत लोगों के इस समय डिस्टर्ब हो गए. क्योंकि बट अगर हम मैम दूसरे साइड से बात करते हैं तो आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी होते जा रहे हैं कि हमें क्या खाना है, हम बहुत ज़्यादा फोकस भी देने लगे हैं अपने फूड पे, एंड उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं. सो इस चीज़ का क्या लिंक है? बिकॉज आई थिंक पहले इतना हमारे पास ना सोर्सेज नहीं थे एंड नॉलेज भी नहीं था, तो लोग एक बेसिक खाना होता था जो सभी एवरीडे वही चीज़ें खाते थे. बट अभी नाउ यू नो एवरीबडी इज़ फोकसिंग ऑन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पे भी फोकस कर रहे हैं, नॉलेज भी है, अवेलेबिलिटी भी है, बट उसके बाद में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है. अवेयरनेस तो नो डाउट बढ़ी है, लोग फोकस भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर भी बढ़ रही हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को अभी भी एक्चुअल अवेयरनेस या कहीं ना कहीं सोसाइटी में उस तरह की अवेयरनेस नहीं है. अगर मतलब आप
टीवी चला के देख लो फॉर एग्जाम्पल, या आप कुछ भी देख लो, तो कमर्शियल्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कॉमन मैन की हैबिट्स या कॉमन मैन की कुछ भी चीज़ डिसाइड करने में। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ मिलती है, आप देखो इतने फेमस सेलिब्रिटीज़ कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स के एड्स देखो, मैक्सिमम जितनी बड़ी कंपनीज हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, ज़्यादातर उसमें टॉप नॉच के सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनको एंडोर्स करते हैं। तो एक कॉमन मैन के उसमें क्या हो जाएगा? एक डॉक्टर ने कहा, बीइंग अ डॉक्टर, मेरे से कोई मिलने आएगा तो आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीजिए, लेकिन वो बाहर निकलता है, सब जगह देख रहा है कि भाई मेरा फेवरेट हीरो तो यही एंडोर्स कर रहा है। इवन यस्टरडे आई हैव सीन अ वीडियो जिसमें वही स्पेशली उन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ था कि सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट्स वो प्रमोट करते हैं जो पर्सनली वो लोग खुद यूज़ नहीं करते, एंड उनसे इन्फ्लुएंस होने के बाद हम लोग खरीद रहे होते हैं। और फिर हमें लगता है कि जो पैकेज चीज़ें हैं या जो विदेशों से जो चीज़ें जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके आई वो बहुत अच्छी हैं। जैसे कॉर्नफ्लेक्स का लोगों को बहुत होता है कि इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, म्यूसली का था इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, फिर बट स्टडीज आती हैं कि नहीं, कॉर्नफ्लेक्स इज नॉट एट ऑल अ गुड ब्रेकफास्ट, इट्स अ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड है, उसको जिस तरह से जिस प्रोसेस से बनाया गया इट्स नॉट हेल्दी। लोग ब्रेड को खाना बहुत हेल्दी समझते हैं कि मेरे पास बीमार भी लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर मैं ज़्यादा तो मुझे भूख नहीं लग रही, आज सिर्फ मैं ब्रेड खा के आया। मैंने कहा ब्रेड को आपको पता है क्या कहते हैं हम लोग? डबल रोटी, रोटी भी नहीं डबल रोटी, क्योंकि उसका कार्ब्स जो नॉर्मल हम घर में रोटी बना रहे हैं उससे ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए अच्छे नहीं है, उसके साथ और भी उसमें बहुत सारा हिडन चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं है। बट हम लोगों को लगता है कि नहीं ब्रेड खाना इट्स ओके। बिस्किट्स को हम कभी रियलाइज नहीं करते, चिप्स का पैकेट बिस्किट्स को तो हमेशा से जब से हम लोग मतलब ग्रो भी हो रहे थे ना, तब से उनको इतना पॉजिटिव प्रेजेंट किया गया है कि बिस्किट इज अ वेरी मतलब अगर आप हॉस्पिटल में भी हो देन इट्स आल्सो पेशेंट अगर खाली पेट में मतलब अगर ऑर्डर्स हैं कि आपको कुछ नहीं खाना है और मैं पूछती हूँ भैया आपने कुछ खाया तो नहीं, सिर्फ चाय बिस्किट ही लिया है, चाय बिस्किट ले लिया, तो वो मतलब वो काउंट नहीं होता है, इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट काउंटेड। वो तो वो कुछ हम लोग की कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी गड़बड़ हो गई कि वो छोटी छोटी चीजें करते करते और हमें नॉर्मल मानने लगे। बट कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि ना हमें पता भी है कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस, बट हम इन्फ्लुएंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि स्टिल वी आर यूजिंग दैट, वो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, ब्रेड का भी हमें पता है, एज यू सेड कि कॉर्नफ्लेक्स भी हमें पता है, बट स्टिल लोग खरीदते हैं। हाँ, थोड़ा मे बी ईज ऑफ लाइफ की सब मैक्सिमम लोग की खबर तबर रहती है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, या जैसे जो लोग सिंगल रहते हैं या बहुत मतलब अभी वाइफ हस्बैंड देखे तो दोनों लोग ही वर्किंग हैं, तो टाइम का क्रंच मैक्सिमम लोगों में है। तो मे बी इस कारण से लोग शॉर्टकट्स लाइफ में लेते हैं कि चलो ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, या ऐसा कोई पैक्ड मील ले लिया या रेडी टू ईट मील ले लिया, क्योंकि जस्ट भूख तो अपनी मतलब पेट को तो भरना है, लेकिन फिर वो रियलाइजेशन ये। बट आई थिंक वो वहाँ पे भी गड़बड़ जाती है बिकॉज आप डे का स्टार्टिंग ही गलत खाने से कर रहे हो। डेफिनेटली ऑल्सो द अगर हम यही सारी चीजों को इवनिंग स्नैक्स की तरफ डाल दें तो आई थिंक ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता है? मतलब यहाँ पे कुछ इफेक्ट होता है? प्रॉब्लमेटिक है वो तो आप दिन में कभी भी खाओ तो वो आप मतलब हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक है। बट हाँ, अगर डे का स्टार्ट अच्छा होता है, आप मतलब क्योंकि ब्रेकफास्ट नाम ही है कि यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट, कि आप 8 घंटे 10 घंटे आपने 12 घंटे कुछ नहीं खाया, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है, तो आप फर्स्ट मील ही इतना गड़बड़ दे दोगे तो कैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट अप होगा। और अगर सुबह से ही आप एनर्जी आपके उस तरह से चली गई, आपने बहुत शुगरी ड्रिंक ले लिया, तो एकदम से फिर आप एनर्जी क्रैश में जाओगे। एकदम से एनर्जी स्पाइक हो गया, वो उतनी कस कस के गिरेगी एकदम धड़ास से, फिर क्रैश में जाओगे। सो इसलिए जो इतने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह को इसलिए मना किया जाता है कि वो एकदम से शुगर को आपको स्पाइक करेंगे, एंड देन दैट स्पाइक comes down very fast. So मैम as a doctor आप बहुत बेसिक से 2 से 3 ब्रेकफास्ट के ऑप्शन इफ यू कैन टेल कि हमें मतलब ये तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो ये ले लो, लाइक ऐसा कुछ जो घर में से ही बन जाए, इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स भी ना लगे। या देखो इजी ब्रेकफास्ट ऑप्शन बट रिक्वायर्स प्लानिंग। ऐसे लाइफ में शॉर्टकट्स कभी भी नहीं होते। मतलब मैंने बहुत अच्छा एक कोट पढ़ा कि इफ यू टेक शॉर्टकट्स इन योर लाइफ विल बी कट शॉर्ट। सो अच्छे ऑप्शंस जो कि बट थोड़ा प्लानिंग, स्प्राउट्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आपको बस एक दिन पहले उसकी थोड़ा आपको प्लान फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो वो फिर रेगुलर बैचेस घर में चलते रहते हैं कि एक बना तो पता है कि एक बन गया तो नेक्स्ट बैच की ऑलरेडी तैयारी मैंने कर दी है। उसके अलावा फ्रूट इज वेरी इजीली अवेलेबल। आप स्प्राउट्स ले लो, फ्रूट्स ले लो,
सम ड्राई फ्रूट्स एंड साथ में दही, योगर्ट, ग्रीक Okay. योगर्ट, एनी फॉर्म, कोई भी घर का दही या ग्रीक योगर्ट, नहीं कुछ आपको बनता है तो अनफ्लेवर्ड अनस्वीटेंड वाला जो ग्रीक Okay. योगर्ट्स आते हैं वो ले लो मॉर्निंग में. दिस विल बी अ गुड ब्रेकफास्ट जो आपको होलसम सब कुछ दे देगा कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स भी चले गए, कुछ अमाउंट में आपके फैट्स भी चले गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गए. सो इट विल बी ऑलमोस्ट अ कंप्लीट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट एंड वेरी इजी टू मेंटेन. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर स्प्राउट्स आपके ऑलरेडी रेडी रखे हैं तो उनको प्रिपेयर करने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगता. ड्राई फ्रूट्स खाना इट्स ईजी, फ्रूट्स खाना इट्स वेरी इजी. दही, योगर्ट आपके रेफ्रिजरेटर में आप पहले से ही ला के रख सकते हो, बना सकते हो घर में ईजीली. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक टेस्ट. मतलब हमारे लाइफ के हमें जो बेसिक टेस्ट होते हैं, चेकअप्स, अगर हम बात करें जो हम कैल्शियम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ये कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें और कब कब करा लेना चाहिए फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमें कुछ फील हो रहा है तभी हम करा रहे हैं. एक बेसिक रूटीन हेल्थ चेकअप्स का क्या होना चाहिए? देखिए, बेसिक तो सबसे पहली चीज़ उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो यंग एज में स्टार्ट करने हैं. ओके. इनफैक्ट अभी हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि 3 साल से की एज से ही बच्चों को आपको जो हेल्थ चेकअप्स हैं, बेसिक टेस्ट आपको कराने हैं. उसके बाद अगर कोई रिस्क फैक्टर्स लगते हैं तो हमें फ्रिक्वेंटली कराने हैं, अदरवाइज एक बार बेसलाइन करा के देन वी कैन स्किप. फिर 9-10 साल के बाद या 18 साल के बाद वी कैन स्टार्ट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर्स. और सिर्फ ब्लड टेस्ट ज़रूरी नहीं है. कुछ पैरामीटर्स जो बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है कि आपका वेट क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये पैरामीटर्स भी नापने ज़रूरी हैं. राइट. और ब्लड टेस्ट फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अडल्ट में, 30 इयर्स तक की एज तक आप 2 साल में एक बार कराओ, दैट्स सफिशिएंट. ओके. कुछ और रिस्क फैक्टर, कुछ और बीमारी है तो फ्रीक्वेंसी योर डॉक्टर विल टेल. मे बी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चाहिए होंगे. बट आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज एनुअली हम सबको टेस्ट कराने ही कराने हैं. ओके. एनुअली एक बार. एंड उसमें अपना बेसिक ब्लड टेस्ट जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट आ गया, किडनी फंक्शन टेस्ट, liver function test, your HbA1c, your thyroid function and your lipid profile, जो कि हमें सारा अपना कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज बता देगा. Okay. And a urine test. These are the basic test जो हमें कराना है. एंड साथ में पैरामीटर्स लाइक मेरा बॉडी वेट कितना चल रहा है, मेरी वेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या चल रही है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है. हाँ, आई मिस द ब्लड प्रेशर पॉइंट. ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एट एनुअली एक बार तो इम्पॉर्टेंट, मतलब मस्ट है, करना ही करना है. और बच्चों से ही वो चीज़ जो ब्लड प्रेशर की भी जो मॉनिटरिंग है वो भी बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए. ओके. मतलब ऐसे कोई वेट नहीं करना है कि हमें कुछ प्रॉब्लम होने लगी तब हम जाते हैं टेस्ट कराने की, जो नॉर्मली लोगों की हैबिट है मोस्टली, बिकॉज रेगुलर भी कराने लगे हैं बट वो रेशो बहुत कम है जो लोग कराने लगे हैं. अवेयरनेस वो क्रिएट करने की जरूरत है बिकॉज अभी का टाइम एकदम चेंज है. अभी हमें अवेयरनेस या स्क्रीनिंग उसकी पहले से ही करनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां इस तरह से आती हैं कि वो बिल्कुल सिम्टम्स नहीं लाती. जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है. मैक्सिमम लोगों को उसमें ऑलमोस्ट 1/3 to 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, खुद में कोई लक्षण ही नहीं होते. मतलब पेशेंट जब डिटेक्ट होते हैं, डॉक्टर मुझे तो कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता और वो अंदर अंदर प्रॉब्लम रहती है. तो अनटिल अनलेस आप नापोगे नहीं पता चलेगा. ऐसी डायबिटीज़ कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रूटीन चेकअप किसी चीज़ के लिए हुआ या जैसे उन्होंने अपना चेकअप करा लिया एंड देन दे आर कॉट विद इट. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी कॉशियस कि हम पहले से ही कराएं. और एनुअली, मतलब आफ्टर 40 इयर्स एनुअली इट शुड बी डन. ओके. तो अगर अभी हम बात करते हैं डिजीज़ की, सो एज पर द लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से मतलब उसका इम्पैक्ट मोस्टली कौन कौन से डिजीज़ हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस? एक तो हार्ट डिजीज़ अगर हम देखें, सो द कॉमनेस्ट किलर, द कॉमनेस्ट डिजीज़ इज़ हार्ट डिजीज़. और हार्ट डिजीज़ का तो हार्ट अटैक्स का कंप्लीट प्रोफाइल ही चेंज होता जा रहा है बिकॉज एट सच यंग एज पे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं. राइट. आए दिन हम न्यूज़ में कवरेज होता है, कोई ना कोई सेलिब्रिटीज़ तो उन लोगों का जैसे कवरेज देखते हैं कि यंग एज पे, मतलब अभी तो हम 20s की एज में, अर्ली 20s की एज में हार्ट अटैक हैज़ बिकम सच अ कॉमन थिंग. सो इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू अवर लाइफस्टाइल. देन इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़, हम सेकंड नंबर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई थिंक कैपिटल भी बोलते हैं. हाँ, डायबिटिक कैपिटल में बोलने लगे. चाइना के बाद वी आर जस्ट बहुत पास हैं, कभी भी मतलब ओवरलैपिंग टाइप सिचुएशन है. सो वी आर एट नंबर 2, सो वी हैव बिकम अ डायबिटिक कैपिटल.
देन डायबिटीज़, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, दैट हैज़ बिकम सो कॉमन कि अगर आप 4-5 लोगों को खड़ा कर दो अडल्ट को तो उसमें से एक कोई हाइपरटेंसिव आपको मिल जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। ओके। नेक्स्ट इज ओबेसिटी, मोटापे की जिस तरह से ओवरवेट एंड ओबेसिटी, दीज आर द प्रॉब्लम्स की अगेन ग्लोबली देखें तो हम टॉप 3 में हैं हमारा कंट्री इन केसेस ऑफ ओबेसिटी। देन कैंसर्स, जो कैंसर्स कभी इतने कॉमन नहीं थे बट लास्ट 3-4 डिकेड्स में अगर हम देखें तो इट हैज़ बिकम सो कॉमन प्रॉब्लम एंड दैट इज़ ऑल्सो कैंसर्स भी हमारे कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। राइट। उसके अलावा बाकी प्रॉब्लम एंड कैंसर्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपने पहले अभी बताई डिजीजेस, ये वाली जो बॉडी में मतलब इनमें से कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है, देन वो लास्ट में काइंड ऑफ कैंसर में हो हाँ, जाता है बहुत ना? सारी प्रॉब्लम्स में Right. कैंसर में भी मतलब कन्वर्ट होती हैं जब बॉडी ऑलरेडी किसी चीज़ से ऑलरेडी अ डिजीज बॉडी है, सो Right. कैंसर की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली वो बढ़ाता है। ओके। सो बेसिकली व्हाट इज़ लाइक अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसका भी हमारे लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लाइक हाउ दिस इज हार्मफुल, और उसको प्रिवेंट भी हम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेस अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो लाइक एंड अगर हम बेसिक से जाना चाहें कि हम किस चीज़ को माने कि दिस इज स्ट्रेस, बिकॉज अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो सी एवरीबडी हैव स्ट्रेस, मतलब सबकी लाइफ में है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, बट जब वो स्ट्रेस बोलने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम में बदल गई है एंड एंजाइटी एंड ऑल दैट, तो हम उसको कहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ओके नाउ दिस इज नीड टू बी एड्रेस। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ से, मतलब स्ट्रेस एक्चुअली हमारे शायद सर्वाइवल मोड के लिए एक नॉर्मल चीज़ थी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का एग्जाम है, उसे स्ट्रेस हो रहा है, वो क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर है तो वो स्ट्रेसफुल फील कर रहा है, वो परफॉर्म कर पा रहा है, बट वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस था। स्ट्रेस ने क्या किया, हमारे को उस चीज़ से कोप अप हमारा मैकेनिज्म बढ़ा दिया। जैसे फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स होता है कि मेरे पीछे एक शेर पड़ गया या मैंने देख लिया शेर तो मेरी बॉडी स्ट्रेस्ड हो जाएगी, मेरा फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, फ्राइट रिस्पॉन्स होगा एंड वो मुझे कोप अप में हेल्प करेगा कि मैं अपने आप को बचा पाऊँ। शॉर्ट टर्म तक इट वॉज मेड फॉर माई हेल्प, की कुदरत ने वो मुझे अपनी हेल्प के लिए दिया था कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ या इन सिचुएशन से जल्दी से निकल के आ जाऊँ। बट अभी क्या हो गया कि कॉन्स्टेंटली जो आउटसाइड सिचुएशंस हैं उससे हमारा वो रिस्पॉन्स बना हुआ है। वी कीप ऑन फीलिंग प्रेशराइज्ड, दैट इज कीपिंग अ प्रेशर ऑन आवर माइंड एंड इट्स क्रिएटिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी। अब सिर्फ खेल वहीं तक नहीं बचा कि बॉडी को कंट्रोल कर लिया है, बॉडी पे बहुत सारे इम्पैक्ट डालने शुरू कर दिए। हम हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है कि जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, अक्यूट स्ट्रेस अगर है या एग्जाम दिया है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अब क्रॉनिक स्ट्रेस में आप तो आपकी हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली बढ़ी रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, आपके फिर और बॉडी में उसके बाद आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए रहेंगे, आपके जो पॉजिटिव केमिकल्स हैं वो डाउन आने लगेंगे, आपके डाइजेशन पे फर्क पड़ने लगेगा। कुछ लोगों को भूख लगनी बंद हो जाती है, कुछ लोग ज्यादा खाने लगते हैं अपने स्ट्रेस से बचने के लिए, कुछ लोग ज्यादा खाने लगते हैं। I think this is the same thing I was talking about before. Yeah. So वो डिफरेंट, वो एक इमोशनल सबका एस्पेक्ट होता है कि कुछ लोग छोड़ देते हैं एंड बट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेसेस मेजॉरिटी केसेस में ओबेसिटी से लिंक्ड है कि वो फिर आपका वेट बढ़ेगा एंड मोर सो एवर जो बेली के अराउंड है, जो फैट डिपॉजिट होगा वो सारा बेली के अराउंड डिपॉजिट होगा और फिर आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे। जैसे फीमेल्स में पीरियड का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा, आपकी मेमोरी वीक होने लगेगी, आपकी जजमेंटल एबिलिटी जाने लगेगी, आप चाह के भी बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपकी नींद पे फ़र्क पड़ेगा। सो रिकॉग्नाइज, जैसे आप पूछ रहे थे हम कहाँ, हमारे लिए सिचुएशन अलार्मिंग है कि आपको हेडेक रह रहा है, आपको भूख आपकी डिस्टर्ब हो रही है, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो। माइग्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, माइग्रेन इज डिफरेंट, इट्स द स्ट्रेस का जो हेडेक होता है इट्स डिफरेंट एंड माइग्रेन इज डिफरेंट। लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बट समटाइम्स स्ट्रेस में प्रेसिपिटेट माइग्रेन ऑल्सो। स्ट्रेस से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है बट माइग्रेन एज सच बीमारी अलग है और जो स्ट्रेस वाला हेडेक है दैट इज अ डिफरेंट टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, दैट इज अ डिफरेंट हेडेक। अगर हम हेडेक्स का कैटेगराइजेशन देखते हैं तो आपके अगर जैसे सिर दर्द रह रहा है, आपको नींद, आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हुई पड़ी है, आप कभी भी खुश नहीं महसूस करते हो कि बाहर सब कुछ अभी के लिए ठीक है बट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय, आपको पता चलता है कि आपका मूड लो है, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, फीमेल्स में पीरियड डिस्टर्बेंस हो जाना, मेल्स को सेक्सुअल उसमें प्लेजर्स सब, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाना। सो ये कुछ ऐसे साइंस हैं कि जो अलार्मिंग साइंस हैं कि यस अब
सिचुएशन सिर से ऊपर जा चुकी है, यू नीड टू टेक सम एक्शन फॉर दैट। ओके, तो ये नॉर्मली मेडिटेशन से हो जाता है या फिर डिपेंड ऑन कि किस लेवल पे जा चुका है उसके अकॉर्डिंग मेडिटेशन डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक, बहुत हेल्पफुल है, बट मेडिटेशन करने के लिए भी प्रॉपर मेडिटेशन करके और उसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट लेने के लिए भी थोड़ा आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी कि आप कैसे मेडिटेशन करो, किसी प्रोफेशनल की, बिकॉज़ लोगों को यही नहीं पता होता कि मेडिटेशन करना कैसे है। सो जो इजी थिंग्स जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में कर सकते हैं, वन इज डीप ब्रीदिंग, जो कि अगर आप, उसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे बॉक्स मेथड ऑफ ब्रीदिंग इट्स अ कॉमन मेथड, कि आप डीप इनहेल करो थोड़ा लॉन्ग, जैसे 4-5 सेकेंड्स तक, 4-5 सेकेंड्स तक होल्ड करो अपनी सांस को, और फिर 4-5 सेकेंड्स में एक्सेल करो, फिर होल्ड करो, लाइक अ बॉक्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं, स्क्वायर बॉक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। तो डीप ब्रीदिंग इज अ थिंग जो आप कहीं भी और हर को समझा सकते हो, हर कोई कर सकता है। इट्स अ वेरी इजी टेक्निक टू गेट रिलैक्स्ड एट एनी मोमेंट ऑफ डे, या फिर कहीं भी प्रैक्टिस की जा सकती है। उसके अलावा अपने खाने का, डाइट का ध्यान रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा आपका डाइट होगी आपके स्ट्रेस लेवल पे वो डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेगी। वाटर इनटेक का ध्यान रखना, आप किन लोगों से मिलते हो, क्या बातें करते हो, कंटेंट क्या देखते हो, क्योंकि दीज डेज तो स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि एवरीवेयर इट्स नेगेटिविटी, और हम फिर एक बार जब नेगेटिव या स्ट्रेसफुल होता है तो वी टेंड टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, जो इंसान खुद, क्योंकि वही अगर हम अभी नॉर्मल बात करें सोशल मीडियाज की, तो वही कंटेंट हमें दिखने लगता है और उसी को हम और ज्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं। और आप जो देखते हो, एल्गोरिदम, सबको ही जानता है कि एल्गोरिदम वही फॉलो करता है, जो आप चीजें स्क्रॉल करोगे नेक्स्ट टाइम वो आपको उसी से ही रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा। एंड इवन उस टाइम पे मैटर करता है कि आपको डाइवर्ट होना, बट उल्टा हो जाता है, क्योंकि और हम नेगेटिव, एंड देन वी स्टार्ट रिलेटिंग विद अवरसेल्फ। कि जब किसी से आप शेयर भी करते हो ना, तो नॉर्मली अभी जो ह्यूमन बीइंग का नेचर है, जब आप कोई अपना स्ट्रेस शेयर कर रहा होता है, तो जिससे आप शेयर करो वो अपना स्ट्रेस शेयर करना शुरू कर देते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, एंड आई एक्चुअली तेरे दुख से बड़ा तो मेरा दुख है। हाँ, एक्चुअली मतलब कुछ भी, बिकॉज वो आपको शेयर कर रहे हैं, बिकॉज ही और शी जस्ट वांट कि कोई सुने उनको, सुनने वाले लोग उधर से अपना शुरू कर देते हैं, तो वो उनका दिस इज द आयरनी ऑफ टुडेज वर्ल्ड कि सुनने वाले लोग नहीं है। कुदरत ने हमें 2 कान तो दिए थे, लेकिन किसी के पास सुनने का टाइम नहीं है। एंड इसीलिए सुनने वाला प्रोफेशन बन चुका है कि एटलीस्ट वो प्रोफेशन आया है प्रोफेशनली बनके कि वी आर द लिसनर, एटलीस्ट वी कैन लिसन टू यू। या सो अगर हम एक बहुत बेसिक सा जानना चाहें मैम, अगर आप एज अ नॉर्मल लाइक पर्सनली बताना चाहें कि पहले ये नहीं होता था इतना ज़्यादा क्योंकि टेंशन पहले भी होती थी, बट अभी होने लगी है, मतलब कुछ स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल, बिकॉज आई नो टेंशन, यू आर टॉकिंग अबाउट कि टेंशन ज्यादा क्यों होने लगी, मतलब पहले, अब हम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं छोटी सी भी चीज का? हम शायद कंपेयर ज्यादा करते हैं, हम बहुत एक्सपोज्ड हैं, हमारे पास अभी नॉलेज बहुत है, एक्सपोजर बहुत है, अब सब कुछ बिल्कुल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, एवरीथिंग इज सो ओपन अप, लोगों में हर चीज की, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे देख लो, सो आई थिंक सब इतना एक्सपोजर हो गया लोगों को, कंपैरिजन, गाड़ी से लेके, कपड़ों से लेके, फैशन से लेके, ज्वेलरी से लेके, लाइक एवरीथिंग हैज बिकम, सबकी एस्पिरेशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं हम लोगों की कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हमारे पास चॉइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं। द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। हाँ, हमारे पास चॉइसेस भी बहुत हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो इट्स सो डिफिकल्ट कि खाना क्या है, क्योंकि इतनी चॉइसेस हो गई और सबकी चॉइसेस अपनी है। क्योंकि अगर हम यहीं पे कंपेयर करें पहले वाले टाइम की, तो आई थिंक वो कोई टेंशन आई एंड आप 2-3 दिन में आप कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हो किसी काम में, और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अभी उल्टा होता है, अब आपको कंपेयर और ये सब चीजें देखने के बाद आप उल्टा और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो। ये देखिए कि क्या क्या हो रहा है, बहुत चॉइसेस बढ़ गई हैं हमारे पास। सो इफ वी टॉक अबाउट स्लीप, सो हाउ मच स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और स्लीप में भी कैसी स्लीप होनी चाहिए, मतलब बिकॉज दैट्स आई थिंक ऑल्सो इम्पोर्टेंट। या स्लीप अगर हम देखें तो इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट मेडिसिन एनीवन कैन हैव, और वो अगेन नेचर का एक सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो हमें फ्री में मिला हुआ है, जो हम एंजॉय कर सकते हैं। फ्री लग्जरी, यू कैन से। फ्री लग्जरी, इट्स अ लग्जरी फॉर टुडे, कि जिसको बिना पिल के आराम से जो सो पाता है, वो सब वन ऑफ द सुखीएस्ट इंसान, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट इंसान है, जिसे आराम से नींद आती है। नींद अडल्ट्स को, अगर हम अडल्ट्स की बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 आवर्स की स्लीप, व्हाट द स्टडीज से इट्स रिक्वायर्ड टू अपनी बॉडी को, अपने सारे सिस्टम्स को फिर से हमें
रिफ्रेश करने के लिए। बट क्वांटिटी के साथ क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप Okay. 10 घंटे भी बेड में हो, बट अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है तो आप 10 घंटे 12 घंटे भी बेड में हो, बट मॉर्निंग में उठ के अगर आपको फ्रेशनेस Fresh नहीं है, feel. आपकी बॉडी में वो फिर से एनर्जी वापस नहीं आई है, Hmm. सो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आपको डीप स्लीप में जाना चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप हो आपकी, Okay. और ऐसी स्लीप हो कि जिसमें आप 80-90% टाइम यू आर asleep, Sleeping. 8 to 10% टाइम्स आपकी नींद थोड़ा बहुत खुल सकती है, मे बी हम्म। लाइक कुछ आहट हो रही है या आपको वॉशरूम जाना है तो हो सकता है, बट 90% टाइम्स तक यू आर asleep। Okay. और लेटने के बाद विद इन 15 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर स्लीप आ जानी अंदर चाहिए। सो जाना चाहिए हम्म। आपको। और जो हमारी स्लीप के भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो रेम स्लीप जितनी ज़्यादा होती है हमारे उसमें, रैपिड आई मूवमेंट जिसमें हम ड्रीमिंग वाला जो फेज होता है, Okay. दैट इज़ द वन फेज जो हमें पूरा मेटाबॉलिकली और वो जो हार्मोन्स हमारे हैं वो सारा उसके लिए बेस्ट है, और वो हमारी मेमोरी को भी बहुत बूस्ट अप करता है फिर। ओके, सो स्लीप में अगर हम बात करें कि अच्छी स्लीप, मतलब अगर हम दो स्लीप्स को कंपेयर करते हैं, वन इज जिसमें बोलते हैं ना कि आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, स्टिल यू आर स्लीपिंग, सो वो डीप स्लीप होती है। अनदर टाइप ऑफ पर्सन इज हैविंग कि वो छोटी छोटी सी, अगर कोई किसी ने लाइट भी ऑन कर दी तो तुरंत वो जाग जाएंगे, दे वर स्लीपिंग बट वो लाइट ऑन होने से ही जाग जाते हैं। तो वो ये एक्चुअली में डिफरेंस होता है, और जो लाइट से जगने वाले लोग हैं ये भी डीप स्लीप वाले ही होते हैं, बट डिफरेंट होता है। हाँ, डिफरेंट फेजेस ऑफ स्लीप डिफरेंट होते हैं, और प्लस ह्यूमन टू ह्यूमन वो वैरी करते हैं कि किसकी Okay. नींद कितनी डीप है और किसकी नींद, मतलब जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, अगर कोई रूम में जरा भी लाइट जला दे या Right. कोई जरा भी आवाज आए तो आई गेट अप, लेकिन राइट, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग डीप स्लीप हाँ, नहीं ऐसा लेते। नहीं है कि मेरी डीप स्लीप नहीं है, उठने के बाद उतनी जल्दी आई विल अगेन गो बैक टू स्लीप, ऐसा नहीं है कि Okay. उठ गए तो फिर नींद ही जैसे हाँ, कहते हैं वो हो गया, Okay. बिकॉज फेजेस तो चल रहे थे बट डिस्टर्बेंस से वो साइकिल ब्रेक हुई। तो क्योंकि वो तो साइकिल जो स्लीप की साइकिल ही इस तरह से कि इट हैज अ फेज ऑफ लाइट स्लीप एंड इट Okay. हैज अ फेज ऑफ डीप स्लीप एंड अ फेज ऑफ वेरी डीप स्लीप। Okay. इस तरह से ही स्लीप की जो पूरी साइकिल चलती है। सो सच साइकिल्स, ये पूरी साइकिल करीब 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स की साइकिल होती है, और यही साइकिल्स थ्रू आउट द नाइट ये रिपीट होती रहती है, साइकिल्स की लाइट स्लीप एंड देन डीप स्लीप एंड वेरी डीप स्लीप। यही साइकिल्स फिर 5 से 6 या 7 बार तक ऐसी साइकिल्स रिपीट होती है। Okay. तो ये भी कई बार डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज ऑफ स्लीप पे हो, और कोई डिस्टर्बेंस हुआ तब आपकी नींद खुल गई। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि लैक ऑफ स्लीप जिन लोगों का है, सो हाउ दिस इज हार्मफुल फॉर अ लॉन्ग टर्म, इफ वी टॉक अबाउट कि मतलब कम स्लीप या फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप, विच इज मोर हार्मफुल? बोथ आर वेरी हार्मफुल, कि अगर आपकी इम्पैक्ट दोनों का ही ऑलमोस्ट बॉडी पे सेम ही आएगा, कि लैक ऑफ स्लीप क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज, अगर आपकी चीज़ें लैक कर रही हैं, आपकी बहुत अच्छी अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी स्लीप की, तो लेस क्वांटिटी विल सफाइस। दैट इज़ वन थिंग टू बी अंडरस्टूड, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत से जो योगिक जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, या जो बहुत अच्छे मेडिटेटर्स हैं जो मेडिटेशन बहुत अच्छा प्रैक्टिस Right. करते हैं, वो लोग कम सोते हैं। कम सोते हैं, क्योंकि वो डीप स्लीप में बहुत जाते हैं। उनका थ्रू आउट भी डे उनके जो ब्रेन वेव्स हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाले नहीं होते, Right. और स्लीप में वो डीप स्लीप में बहुत जल्दी चले जाते हैं, और उनके फेजेस ऑफ डीप स्लीप ज़्यादा होते हैं। तो वो 4 आवर्स 5 आवर्स, बहुत से जो अच्छे मेडिटेटर्स हैं जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, वो उसमें बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, और उनकी बॉडी भी बिल्कुल अनहेल्दी रहती है। Okay. और दूसरी तरफ पे हम देखें हैं खासतौर से भी यंगस्टर्स की, वीकेंड्स पे आप देखो लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे सो रहे हैं, एंड व्हेन दे आर गेटिंग अप दे आर नॉट एट ऑल फ्रेश, क्योंकि Right. वो डीप स्लीप में तो गए नहीं। हार्मफुल दोनों ही हैं, कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों गड़बड़ होना। और अगर हम इसको और भी डीप करते हैं कि मतलब कब तक हम स्लीप को, अगर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, प्रोफेशन आपकी नहीं हो पा रही है, तो कब तक हम इसको ठीक है कि दिस इज़ ओके यहाँ तक, बट इसके बाद अब आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए? मतलब अगर हम इस तरीके से पूछना चाहें बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो वो भी आप थोड़ा बताना। नहीं, देखिए थ्रेशोल्ड तो ऐसी कुछ नहीं होती है। आपकी बॉडी अगर कई बार होता है कुछ इस तरह की सिचुएशंस की, जैसे कुछ कुछ ऑफिसेज में आपकी डेडलाइंस हैं, या हमारे साथ भी कभी होता है कि कुछ काम खत्म करना ही है, आपको ट्रैवल करना है, तो नींद सेक्रीफाइस होती ही है उस केस में। बट ठीक है, 1 दिन 2 दिन उसके अलावा तो फिर देन द बॉडी विल स्टार्ट गिविंग अप ना। आपकी खुद ही आप एक्सपीरियंस करने लगोगे कि अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्रेन फॉगिंग शुरू हो गई है, कुछ भी डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है,
आपकी हंगर सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब आप जैसी स्लीप डिस्टर्ब हो गया आपको लगेगा आप भूखे ही भूखे हो, क्योंकि आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस, बॉडी के जो केमिकल्स हैं उसमें डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। ओके। आपको हेडेक्स, अजीब तरह के हेडेक्स हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं उन्हें तो सब तरह की, फिर देन दे आर ससेप्टेबल टू हैव हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, मतलब ये भी स्टडीज़ आई हैं, पब्लिश्ड स्टडीज़ हैं कि दोज पीपल जो लैक, जिनकी 6 आवर्स कंटिन्यूसली, जिनकी स्लीप 6 आवर्स से कम रहती है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू हैव हार्ट अटैक्स, हार्ट Okay. डिजीजेस के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। बिकॉज वो long- बोलते हैं कि सोते वक्त आपकी बॉडी की रिपेयरिंग हो रही होती है हाँ, ना, right? डेफिनेटली वो So तो वो नहीं पूरे, हो पाती। हाँ, जो पूरे दिन जो रिपेयरिंग नहीं हुई है वो सारा जो रीसेट होता है आपका, जैसे फ़ोन को आप चार्जिंग में लगाते ही हो, उसी तरह से नींद हमारे लिए एक चार्जिंग का काम करती है कि हमारी बॉडी अब रिचार्ज हो रही है, जो हमने दिन भर में यूज़ किया, जो भी डिप्लीशन हुआ, जो भी वियर एंड टीयर हुआ, ऑल दैट विल गेट रिजुविनेट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अच्छा, स्लीप में अब एक चीज़ और होती है, स्नोरिंग। उसमें जब जो लोग करते हैं, दैट्स अ नेचुरल थिंग, और वो कुछ प्रॉब्लम होती है इस वजह से लोगों को स्टार्ट होता है, एंड उसका स्लीप पे क्या इफेक्ट होता है? स्नोरिंग जो एक कॉमन रीज़न है वो पेट का जो फैट होता है, अगर जिन लोगों का बेली फैट ज़्यादा है एक तो उन लोगों को स्नोरिंग बहुत कॉमन होती है। ओके। हाँ, और अगर उस तरह की स्नोरिंग है जिनको ओबीज है और स्पेशली बेली फैट ज़्यादा है, तो उनका फिर वो पहले तो बहुत स्नो करेंगे एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनकी ब्रीथ ही रुक जाती है, वो खुद ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को सांस आनी बंद सो हो दे गई, आर मुझे ब्रीदिंग थ्रू माउथ, दैट्स हाँ, व्हाई वो और साउंड नहीं वो आते फिर एक टाइम पे एपनिया, उसे मेडिकली हम टर्म होता है कि ओके। एक टाइम पे उनकी सांस एक्चुअली रुक जाती है, और उस टाइम पे जैसी सांस कुछ सेकंड्स के लिए वो रुकी तो ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, जैसे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कम होता है तो ब्रेन एकदम फिर वो उठ जाते हैं। सो दैट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ओके। और वो अब मेनली जिन लोगों को एब्डोमिनल ओबेसिटी है वो उससे रिलेटेड है। बाकी ओके, कुछ बट जो लोग, नॉर्मल हैं, जैसे अगर वो कुछ लोग, हाँ, ओबेसिटी कुछ नहीं लोग, है। हाँ, जो ओबीज नहीं है उनको स्नोरिंग, कुछ लोगों की अपनी, अगेन इट्स लाइक एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, ओके, बॉडी सो सबकी आई जस्ट वांट टू आस्क कि स्नोरिंग के साथ भी लोग डीप स्लीप कर कर सकते सकते हैं? हैं। मतलब स्नोरिंग इज Okay. ऑलवेज नॉट अ प्रॉब्लम, बट Hmm. अगर स्नोरिंग के साथ और चीज़ें जैसे मैंने जिक्र किया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, देन इट्स डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स मतलब सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजी नॉर्मल। ओके, सो वॉकिंग, अगर हम फिटनेस की तरफ जाते हैं अभी थोड़ा सा, सो नॉर्मली लोग ना वॉकिंग को कंसीडर करते हैं, तो वॉकिंग फिट रहने के लिए कितना मतलब रोल प्ले करती है? वॉकिंग बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज, ऑलवेज डूएबल, सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो आप कभी भी कर सकते हो। राइट, एंड और हर कोई कर सकता है, इट्स राइट। नॉट अ एज रिलेटेड नहीं है, हर क्लास का बंदा कर सकता है। एंड डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस गोल क्या है, कि आप कितना फिट रहना चाहते हो। बट अगर आप जनरल बात करो तो वॉकिंग एज सच इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बट उसमें आपको कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन कर रहे हो, Right. व्हाट द गाइडलाइंस से कि अगर आप हफ्ते में 150 मिनट से लेके 175 200 मिनट्स तक इन अ वीक, if you are active, if you are walking, you are indulging into aerobic exercise, that's okay and that's sufficient. Okay. इससे आप अपने आप को हार्ट डिजीजेस से, अगेन डायबिटीज से, हाई ब्लड प्रेशर से अपने आप को कहीं काफ़ी हद तक बचा के रख सकते हो। प्लस यू कैन मेंटेन अ हेल्दी वेट। अगर Okay. आप ऑलरेडी हेल्दी वेट में हो और आप एक्सरसाइज करते हो तो देन इट्स ओके, बट अगर आप ओवर वेट हो या ओबीज हो, सो देन जस्ट डूइंग वॉकिंग वोंट सफाइस। उस केस में आपको फिर अपने एक्सरसाइज और भी थोड़ा सा, जैसे आप अगर आप मसल्स ट्रेनिंग की बात करो कि आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, बोन की स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो वहाँ सिर्फ वॉकिंग सफिशिएंट नहीं होगी। ओके, एंड अबाउट द हाइड्रेशन, मतलब कितना रोल होता है हाइड्रेशन का, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि कोई भी जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाती है उस चीज़ में, या फिर नॉर्मल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? वाटर, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी के कॉम्पोजिशन की बात करें तो वन मोर, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट, नहीं नहीं या सो हाइड्रेशन इज ओनली रिलेटेड टू वाटर, और उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं? ठीक है। सो वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि एज अ ह्यूमन बॉडी, अडल्ट की जो ह्यूमन बॉडी है दैट्स ऑलमोस्ट 50 to 60% मेड अप ऑफ वाटर। राइट। ठीक है। सो पानी तो हमेशा चाहिए, जैसे कहावत भी है, जल ही जीवन है। क्योंकि बॉडी, हर सेल को, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड
एवरी सेल रिक्वायर्स दैट प्रॉपर हाइड्रेशन. सब चीज़ों का ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डाइजेस्टिव प्रोसेस से लेके ब्रेन की फंक्शनिंग से लेके, ब्रेन अगेन इज़ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, कि अगर थोड़ा भी डिहाइड्रेशन होता है सो ब्रेन स्टार्ट्स गेसिंग इट. उसको अजीब सा हेडेक या मतलब इरिटेबिलिटी फील होना. थर्स्ट आपको मे बी फील नहीं हो रही हो, बट आप जस्ट इरिटेट हो रहे हो तो पानी पी लो. मे बी आपको क्योंकि आपकी पानी की कमी हो रही है इसलिए आपको इरिटेबिलिटी सी फील हो रही है. ओके. सो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिर्फ पानी, आपने जैसे पूछा, सिर्फ ड्रिंक्स या मतलब हाइड्रेशन के लिए पानी के अलावा यू कैन ऑल्सो से ईट वाटर. Like Okay. if you are eating a cucumber, Yes. if you are eating a watermelon, Food full of water. so that's also water rich. So you can also drink water, you can also eat water. But not like cold drinks or Oh, no, soda. no, This obviously. especially no, because कुछ लोग ना उसको हाइड्रेशन के नाम पे बोल रहे होते हैं कि नहीं कुछ पीने So का that है will तो give you इसलिए water plus 8 से 10 चम्मच ऑफ चीनी plus chemicals and total like बॉडी में सब कुछ गड़बड़ शड़बड़ तो हो जाएगी. मैम एक चीज़ यहाँ पे जैसे आपने बोला चीनी शुगर का जो ये वाला जो वे होता है, बिकॉज वो अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं सो दैट्स नॉट स्वीट राइट. सो उसमें ये शुगर का कौन से वाला फॉर्म होता है, बिकॉज इसमें शुगर होता है बट वो स्वीट नहीं होता. नॉर्मली लोगों को लगता है कि शुगर इज समथिंग विच इज स्वीट, टेस्ट में जो स्वीट होता है. कोल्ड ड्रिंक्स तो जो हमारे देश में आती है तो मैक्सिमम तो स्वीटनेस तो होती है. हाँ, उसमें लाइट स्वीटनेस होती है. लाइट स्वीटनेस, बट शुगर तो उसमें, ये तो शुगर तो जो कॉमन जो रसोई वाला शुगर है वो शुगर तो यूज करते ओके. अगर हम जैसे ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड स्वीट नहीं होता, उसमें ब्रेड स्वीट नहीं होता, बट ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट. हाँ, शुगर ब्रेड इज इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. सो बॉडी में जब वो जाएगा तो कन्वर्ट वो सारा ग्लूकोज बॉडी जैसे एब्जॉर्ब करेगी ना. हाँ, मतलब शुगर इज केमिकल कॉम्पोजिशन ही ग्लूकोज है, बट जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर. हाँ, बॉडी जैसे कहते हैं ना कि रोटी भी खा के बॉडी में तो शुगर ही बनेगी, क्योंकि वो बॉडी में जाके तो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होके ही एब्जॉर्ब होगा. जब टूट फूट होती है तो बॉडी में जैसे डाइजेशन होगा तो बेसिक यूनिट तो ग्लूकोज है, वो उसी में ही कन्वर्ट. हाँ, यहाँ पे बस मैं यही बताना चाहती हूँ ऑडियंस को कि शुगर इज नॉट ऑलवेज लाइक चीनी शुगर वाला शुगर. शुगर ऑल्सो हैव डिफरेंट फॉर्म्स. एग्जैक्टली राइट. या सो अगर मैम बात करते हैं सेल्फ मेडिकेशन, जो नॉर्मली हमें कुछ भी पेन हुआ हमने ले ली मेडिसिन. घर में डॉक्टर्स हैं, सबके मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स बने हुए हैं घर पे. एंड लोगों के मतलब सबके घरों में होती है, इवन मेरे घर पे भी हैं कि यहाँ पे पेन हो तो ये ले लो. सो ये कितना सही है और हम यहाँ पे मतलब एक्चुअली में दिस इज ओके कि ले सकते हो, या फिर ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? फॉर सर्टेन जो नॉन सीरियस टाइप की बीमारियां, जैसे आपको सपोज हेडेक हो रहा है, या एट टाइम्स आपने कुछ बाहर उल्टा सीधा खा लिया, यू आर फीलिंग कि मुझे बहुत ब्लोटेड है, एसिडिक हो रहा है, तो एट टाइम्स इट्स ओके घर पे कुछ बेसिक मेडिकेशंस रहनी भी चाहिए. वो एज अ डॉक्टर मैं भी रिकमेंड करती हूँ कि इतनी बेसिक चीज़ें तो आप अपने घर पे रखो, एज अ फर्स्ट एड बॉक्स या उतनी चीज़ें तो आपके घर पे होनी चाहिए. बट अगर वही प्रॉब्लम रिकरेंट हो रही है, हेडेक एक बार हुआ, आपने दवाई ले ली, ठीक हो गया, बट वही अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही प्रॉब्लम जा रही है और हर बार आप दवाई लेके उसको वो कर दे रहे हो, देन वहाँ से प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाती है. अगर कोई भी चीज़ रिकरेंट हो रही है, अब ब्लोटिंग या एसिडिटी का इशू आपको रिकरेंट हो रहा है और आप दवाई खा के आप महीनों निकाल देते हो, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एंड फॉर सर्टेन डिजीज जैसे बुखार फीवर होता है तो उसमें कुछ लोग अवॉइड करते हैं. एक और प्रैक्टिस लोग करते हैं कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन रखा होता है ना, या फैमिली में किसी और का प्रिस्क्रिप्शन रखा होता है. कल एक पेशेंट था कि डॉक्टर मैं ऑलरेडी इस पर्चे की दवाई तो खा चुका हूँ, या पिछली बार जब मैं आया था ना 8 महीने पहले तब आपने लिखी थी. तो आपकी तब बीमारी ये नहीं थी ना, अब ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके आप आ चुके हो, आपने ऑलरेडी दवाइयाँ खा ली, आपको नहीं पता ये वही वाला फीवर था या इस बार कोई डिफरेंट फीवर है, तो आपने अपना हार्म किया, पूरा डिजीज का पैटर्न ही चेंज हो गया. जो बीमारी डायग्नोज करना इजी होता हम कर पाते, अब सारा डिजीज का पैटर्न चेंज हो गया. आप अपने आप को एंटी माइक्रोबियल से रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक से जो कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं, मतलब अब्यूज़ करने से रेजिस्टेंस आती है बॉडी में, नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक फिर अच्छे से काम भी नहीं करेगी. और साइड इफेक्ट कुछ हुए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? वो आपको आगे बोलेंगे कि देखो आपने दिया था, बट हमने तो अभी के लिए तो नहीं लिखा था, सबने लिखा तो. और साइड इफेक्ट लोग ऐसे ये होता है, ये प्रैक्टिकली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि पुराने प्रिस्क्रिप्शंस या कोई किसी और के लिए फैमिली में लिखा गया हो कि ठीक है पहले इसी से ट्राई कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर भी तो यही दवाई लिखेगा, उससे वो कौन सी नहीं लिखेगा, यही लिखेगा, तो यही दे देते हो, फिर हार्म तो आपका ही हो रहा है ना. तो सेल्फ मेडिकेशन टू अ लिमिट इट्स ओके, बट बियॉन्ड दैट नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ना सेल्फ मेडिकेशन, ना गूगल वाली मेडिकेशन, ना AI वाली मेडिकेशन. हाँ, गूगल बाबा एंड AI
अम्मा सारे ये सब दे आर रियली वेरी हार्मफुल। आपको कहाँ ले जाए इतने ड्रग रिएक्शंस और इतनी प्रॉब्लम्स के साथ जब लोग लैंड अप करते हैं ना, जब Right. इमरजेंसीज में, सो वो सिचुएशंस देखनी चाहिए कि एक छोटी सी गलती से या लापरवाही से हम अपनी लाइफ को रिस्क कर सकते हैं। So now let's talk about immunity. So what is weak immunity? और मतलब immunity जब हमें पता चलता है कि weak immunity है तो उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या साइंस होता है? साइंस वीक इम्यूनिटी बहुत क्लियर है, हर कोई समझता है कि आप रिकरेंट बीमार पड़ रहे हो, मतलब कुछ भी छोटा मोटा होता है एंड आप बीमार पड़ जाते हो और लोग सब ठीक घूम रहे हैं आसपास, आप ही बार बार बीमार हो रहे हो, तो इसका मतलब आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो दैट इज वीक इम्यूनिटी कि बार बार बीमार पड़ जाना। Okay. या फिर बच्चों में जैसे हम जज करते हैं कि ग्रोथ प्रॉपर ना होना, बच्चे की हाइट ना बढ़ना, वेट ना बढ़ना, तो दैट मीन्स दे हैव गॉट अ वीक इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी से लड़ने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो मैं कहूँगी वो है हमारी गट हेल्थ का। जो हमारा गट है दैट इज़ अ सोर्स, पूरा वो एक बंडल है विच हैज़ गॉट सो मैनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरा माइक्रोबायोटा होता है, दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग कि जो हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखता है। तो अपनी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखना। देन ओवरऑल डाइट का, अपने डाइट का ध्यान रखना, गट हेल्थ के लिए भी आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। उसके अलावा एक्सरसाइज हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी नींद कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी आप स्लीप लेते हो, जैसे हम पहले स्लीप की बात कर रहे थे, तो जितनी अच्छी आपकी स्लीप है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती जाती है। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना, ठीक है, एंड देन यू रिक्वायर सम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स टू रियली बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड करता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही होते हैं हमारे बॉडी के, एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो प्रोटीन का इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड इम्यूनिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, दीज आर सर्टेन थिंग्स which are very important to maintain a good immunity. ओके जैसे आपने अभी प्रोटीन का बोला, सो प्रोटीन के लिए भी कोई टेस्ट होता है बॉडी में कि क्योंकि मतलब नॉर्मली लोगों को मैंने देखा नहीं प्रोटीन चेक कराते हुए, इवन क्योंकि जो हम बेसिक हमारे अगर हम नहीं इंडिया होता की है बात करते प्रोटीन हैं के तो टेस्ट। एवरीबडी लाइक सबका लो है अगर हम नॉर्मल बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन इज समथिंग कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप प्रोटीन लो, अदरवाइज तो नॉर्मल लोगों को जरूरत ही नहीं है। दिस इज व्हाट पीपल नो। हाँ, ये बहुत कॉमन में थे And कि आप this is वर्कआउट very- करते हो, जो लोग yes. जिम जाते हैं प्रोटीन उनके लिए, बिकॉज प्रोटीन अदरवाइज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, Protein बट उस सबके चीज लिए के लिए चाहिए। कभी भी ना उस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करी जाती है कि प्रोटीन सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई ऐसा टेस्ट होता हो जिससे स्पेसिफिक प्रोटीन को क्योंकि लोगों ना जो टेस्ट कराते हैं उन पे फोकस कर लेते हैं कि हमारा ये कम आया था तो हमने इसकी मेडिसिन ले ली। प्रोटीन का ना कोई टेस्ट ही इस तरीके से स्पेसिफिक होता है। हाँ, बिकॉज प्रोटीन का जो टेस्ट है वो लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट का पार्ट ही होता है। तो उसमें जब भी आप LFT कराओगे, कंप्लीट LFT होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो प्रोटीन का टेस्ट उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है। दैट गिव्स यू। बट आई थिंक प्रोटीन को ना मेडिकल जो फील्ड है उसमें सारी ही फील्ड्स में, मतलब दिस इज माय सजेशन कि बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए कि दिस इज, क्योंकि हाईलाइट तो नहीं होता इतना कि प्रोटीन कम है, प्रोटीन कम है। डॉक्टर्स वी ऑलवेज लाइक, अगर मेरे पास भी कोई भी पेशेंट आता है तो मैं डेफिनेटली उन्हें जरूर बताती हूँ कि भाई प्रोटीन इंटेक यू हैव टू मेंटेन, कि अगर आप 60 किलो के हो तो आपको कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में खाने ही खाने हैं। मतलब एक नॉर्मल अडल्ट को 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन चाहिए। 60 किलो का इंसान 50 से 60 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए ही चाहिए। Right. और जैसे जैसे आपका आप अगर वर्कआउट करते हो उस तरह से, या आप बीमार हो, या जैसे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है तो उनकी रिक्वायरमेंट में भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वी ऑलवेज, मतलब मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स टॉक अबाउट प्रोटीन, और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, मतलब थ्रू आउट द डे, ये नहीं कि एक बार। एंड फॉर एवरीवन, नॉट स्पेशली फॉर लाइक यू नो जिम पर्सन्स, बिकॉज़ दिस इज मेन पॉइंट अबाउट प्रोटीन। घर में रहते हो, आप हाउस लेडी हो, आप ऑफिस जाते हो, आप स्कूल गोइंग हो, आप कुछ भी हो, एल्डरली लोग हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, प्रोटीन, बच्चा है छोटा, प्रोटीन इज मस्ट फॉर एवरीवन। ओके, सो मैम एज पर योर एक्सपीरियंस, मतलब जो आप देखते हो कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसी कौन सी डिजीज़ है या फिर प्रॉब्लम है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, उसके बाद मतलब हमेशा लेट आते हैं उस चीज़ के लिए, मतलब आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा हो? जो एक डायबिटीज़ है, वो डायबिटिक पेशेंट्स को यूजुअली कन्विंस करना, या मतलब वो उनका प्रेजेंटेशन
मैंने देखा बहुत बार बहुत लेट होता है, क्योंकि लोग ना आपस में ही, मतलब एक तो सबसे कॉमन मिथ ये है कि एक बार डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई शुरू कर दी ना, तो तुम डिपेंडेंट हो जाओगे, तुम्हारी दवाई कभी नहीं छूटेगी, और ये दवाइयों का बहुत साइड इफेक्ट है, तुम्हारी किडनी खराब कर देगी ये दवाई। तो डायबिटिक पेशेंट्स यूजुअली इजीली नहीं आते हैं हम लोगों के पास। Okay. मतलब उन्हें पता होता है, still पता नहीं होता है, आते। बहुत सारे पेशेंट्स Okay. होते हैं 2 साल 3 साल 5 साल सब एक्सपेरिमेंट कर चुके, इधर से वो भी पी लिया, सिरका भी पी लिया, उधर से ये भी ले ली, जड़ी बूटी भी ले ली, कोई पत्ता भी लगा लिया, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, बट कि दवाई डॉक्टर के पास गए तो इसका मतलब हमारी दवाई शुरू हुई और हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम है। और दूसरा मुझे लगता है ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लोग अभी भी इतना सीरियस नहीं उसको लेते सीरियस हैं। नहीं लेते। उसको मतलब अभी तक हम बीमारी की तरह ही नहीं, एक हाँ। कैटेगराइज करना, लोगों को समझाना कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दिखने में आप मोटे हो या आपका वो ज्यादा है वहां तक नहीं है वो सीमित, ये बीमारी है, एक्चुअली मोर सीरियस देन दैट। इट्स मच मोर सीरियस देन दैट। तो उसके लिए कन्विंस करना कि सी फॉर दैट ऑल्सो यू कैन सीक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो वो भी एक चीज़ है जो अभी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। ओके, सो अभी हम माइग्रेन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए मैम, कि ये कौन सी सिचुएशन होती है और रीजंस क्या क्या होते हैं कि ये माइग्रेन बन जाते हैं। एंड इसमें एक पॉइंट भी, एक चीज़ भी यूज़ होती है, टर्म दैट इज ट्रिगर, कि माइग्रेन ट्रिगर होता है। सो व्हाट इज दैट? माइग्रेन एक तरह का हेडेक है, और टिपिकली जो माइग्रेन होता है, जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है कि हाफ ऑफ द हेड में होगा, आधे सिर में दर्द होगा। ओके। और वो जो दर्द होगा वो ऑलमोस्ट बहुत इनटॉलरेबल सिवियर टाइप का दर्द होता है। ऐसा लगता है कि कोई फट 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 कोई आपके सिर में कुछ इस तरह से कुछ फड़फड़ा रहा है, पल्सटाए, आपको लाइट्स बुरी लगने लगती है उस समय, बहुत से लोगों को नॉजिएटेड या वॉमिट भी कर देते हैं, आवाज़ें बुरी लगने लगती हैं। सो दैट इज़ माइग्रेन। एंड उसका जो कॉजेशन होता है वो इट्स रिलेटेड टू सम डिस्टर्बेंस इन द केमिकल्स, जो ब्रेन में हमारे केमिकल्स होते हैं उसके डिस्टर्बेंस होने से ओके। पर्सन को माइग्रेन हो जाते हैं। और ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को जो ट्रिगर होता है वो लैक ऑफ स्लीप से होता है, या फिर चॉकलेट से, कुछ लोगों को चीज, चॉकलेट, वाइन्स, दीज आर सर्टेन, हाँ उनसे भी बहुत से लोगों को ट्रिगर होता है। फीमेल्स को कई बार उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास, जब मेंसेस स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले कुछ लोगों को माइग्रेन ट्रिगर होता है। कुछ लोगों की लाइफ का जैसे स्ट्रेस कम होता है, जैसे एग्जाम खत्म हुआ फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद माइग्रेन, जब तक वो स्ट्रेस में थे तब तक ठीक था, जैसे स्ट्रेस रिलीज हुआ दे विल हैव माइग्रेन। सो ट्रिगर्स बहुत सारे, उसको क्या खुशी वाला पेन बोलते हैं? नहीं, खुशी वाला पेन नहीं है, इट्स अ केमिकल डिस्टर्बेंस। कि अभी तक केमिकल्स वही ना, इट्स लाइक डिस्टर्बेंस सारा केमिकल्स का ही है। और कुछ लोगों को तेज आवाज़ों से या धूप से भी, जैसे अब समर्स का सीज़न है तो समर्स के सीज़न में जैसी उन्हें सनलाइट का एक्सपोजर होता है, या तेज़ आवाज़ें, जैसे कोई कंसर्ट में गए उसके बाद दे हैव अ वेरी बैड हेडेक। ओके। सो बहुत मल्टीपल ट्रिगर्स हो सकते हैं। सो हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल हेडेक? देखिए हेडेक मतलब नॉर्मल तक कुछ है, अगर हम ट्रीटमेंट इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ हेडेक विच हैपन। कि जो कॉमन हेडेक, जो अगर जिसे हम नॉर्मल कह देते हैं, वो टी टाइप ऑफ हेडेक होता है या टेंशन हेडेक होता है, कि जो कि यूजुअली हमारा किसी ना किसी स्ट्रेस रिलेटेड होता है। तो उसका ट्रीटमेंट और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि माइग्रेन में वो नॉर्मल दवाइयाँ जो हम वैसे हेडेक के लिए यूज़ करते हैं वो काम नहीं करती हैं। अगर बहुत हल्का माइग्रेन है तो लाइट वाला है तो करती हैं, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में वो काम नहीं करती हैं। उसके लिए दवाइयाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं। एंड प्लस माइग्रेन के ट्रीटमेंट में हमारे पास ऐसी भी दवाइयाँ हैं कि जिससे कि हम उसको कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, कि हम पहले से ही कुछ दवाइयाँ पेशेंट्स को इस तरह की प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन बहुत कम हो जाती है, एट वन टाइम इट गोज ऑल्सो, कैन गो। सो माइग्रेन इज समथिंग कि वो प्रॉपर होने के बाद चला भी जा सकता है, बिकॉज मैंने एक चीज सुनी है कि नहीं, वो एक बार होता है तो फिर मेडिसिन चलते हैं, बट नहीं ऐसा नहीं। प्रोफाइलेक्सिस प्रॉपर देने के बाद बहुत से पेशेंट कंप्लीट उसमें भी रिलैप्स में भी चले जाते हैं, कि उनको फिर वो प्रॉब्लम रेमिशन में चले जाते हैं, कि वो प्रॉब्लम फिर से नहीं आती। ओके, सो लाइक if we truly ask to you healthy life, so what is a health or healthy life according to you? हेल्थ इज समथिंग, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइन करती है, इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट जस्ट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। दिस इज द डेफिनेशन पार्ट। बट अगर हम नॉर्मल टर्म में सोचें कि हेल्दी कौन है,
हेल्दी वो है जिससे प्रॉपर भूख लगती है, जिसको प्रॉपर हंगर पैंग होते हैं कि मुझे खाना चाहिए, जिसे प्रॉपर नींद आती है, जो बिना किसी सपोर्ट के जो प्रॉपरली सो जाता है, वो बंदा जो एनर्जेटिक महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि बाहर तक गए। कल ही एक पेशेंट से Tired. बात हो रही थी कि मैं तो 1.5 किलोमीटर चल के मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। मैंने कहा तुम 30 साल की हो, तुम्हें 1.5 किलोमीटर चलने में दर्द होता है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट हेल्थ। Right. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर थिंग, यू शुड बी दैट मच एक्टिव। अगर आप इतना कर पाते हो तो यू आर हेल्दी। आपका जो पेट है वो क्लियर होता है, यू हैव प्रॉपर स्टूल्स विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेशंस या कुछ भी यूज किए बिना यू आर एबल टू डेफिकेट। आपकी पॉटी आपकी टाइम से होती है एंड यू हैव दैट थिंग, एंड आपका मन अच्छा रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, यू फील दैट हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ कि आप खुश हो, आपको इरिटेबिलिटी या उस तरह की चीज़ें नहीं होती, एंड यू हैव गुड सोशल कनेक्शंस कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में you have that healthy relationship with all of them. So all this, if it's combined, it's a state of तो complete health. जैसे आपने अभी सोशल लाइफ की बात की, तो दिस सोशल लाइफ कितना इम्पोर्टेंट होती है आपकी एक हेल्दी लाइफ के लिए, मतलब कितना रोल होता है? It's very important to have a, मतलब बहुत सी स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि जिन लोगों का रिलेशंस अच्छे हैं, जिनकी सोशल लाइफ अच्छी है, जिनका अच्छा सर्कल है, वो बीमारियों से बचे रहते हैं। ओके, बिकॉज देर इज सम टाइप ऑफ पीपल जिनको नॉर्मली इतना सोशलाइज होना पसंद नहीं होता, मोस्टली अकेले रहना पसंद करते हैं, सो मतलब वो कहीं ना कहीं चीजों को लैक करते हैं। इट मीन्स नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। अगर आप मतलब टाइप ऑफ पर्सन, मतलब अब ये भी दोनों डिफरेंट सिचुएशन पर्सनालिटीज हैं। एक है सॉलिट्यूड, अगर आप टर्म्स की बात करो, एक है सॉलिट्यूड कि मैं अकेले भी हूँ बट मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, दैट इज माई सॉलिट्यूड। बट एक है लोनलीनेस, अगर मैं अकेले रह के मुझे आई एम लैकिंग समथिंग कि ओए मुझे तो कोई फ्रेंड चाहिए, मुझे तो कोई चाहिए। ओके, सो वो मेरे अंदर इमोशंस दोनों डिफरेंट हो गए ना कि एट टाइम मतलब कोई इंसान अकेला भी है बट खुश है, तो वो सॉलिट्यूड है, वो लाइक हैप्पीनेस मैटर्स। एक किसी बिटर रिलेशनशिप से तो फिर सॉलिट्यूड बहुत अच्छा है ना। सो टू हैव गुड रिलेशंस इज ऑलवेज हेल्दी, और जरूरी नहीं है कि